कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का किडनी या लीवर थोड़ा ख़राब चल रहा है और हम उनको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नहीं दे सकते, तो हम चाहते हैं कि उनको पेन मेडिसिन में भेजा जाए ताकि उनको इंजेक्शन से ही ठीक किया जाए रादर देन सर्जरी। आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर अभी उन्हें कमर में दर्द नहीं है लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में वो क्या प्रिकॉशंस यूज़ करें कि उन्हें कमर का दर्द हो ही। हेलो एवरीवन, आज हमारे दूसरे टॉपिक में हमारे साथ हैं डॉक्टर अंशुल, जिनके साथ हम कमर के दर्द की बात करेंगे। डॉक्टर अंशुल, प्लीज़ अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर अंशुल गोयल और मैं वेंकटेश्वर हॉस्पिटल द्वारका में ऑर्थोपेडिक कंसल्टेंट हूँ और मैं आज आपके सामने रीढ़ की हड्डी से रिलेटेड कुछ टॉपिक डिस्कस करने आया हूँ। तो ये बहुत ही फेमस स्पाइन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। तो डॉक्टर अंशुल, जब पेशेंट आपके पास आता है और लो बैक पेन, जो कि बहुत ही कॉमन कंप्लेंट आप अपने ओपीडी में देखते होंगे, तो जब घर में पेशेंट को ऐसे कमर दर्द होता है और वो सोचता है हॉस्पिटल जाऊँ ना जाऊँ, तो उसे क्या कारणों के बारे में सोचना चाहिए कि अगर उसे कमर में दर्द है तो क्या कारण हो सकते हैं उसकी दर्द के? सबसे कॉमन कमर दर्द का कारण है बैड पोस्चरिंग। हम सारा काम करते हैं घर में लेकिन पोस्चर हमेशा गलत रखते हैं, आगे झुक के बैठते हैं, हम टीवी देखते हैं आगे झुक के, तो बैड पोस्चरिंग सबसे बड़ा कारण है कमर दर्द होने का। अब अगर कोई घर में अकेला है या फिर मेडिकल हेल्प चाहता है तो उसको हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि उसको पोस्चर कैसा रखा जा रहा है। साथ में कुछ और प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमेशा दिमाग में हम रखते हैं मरीज़ को कुछ भी तरह की सलाह देने से पहले, जैसे कि अगर एकदम से दर्द बढ़ रहा है तो कहीं डिस्क की कोई दिक्कत तो नहीं है, तो मरीज़ से पूछा जाता है कि कोई फ्रेश जर्क या कोई झटका तो नहीं लगा कमर में। अगर लंबी समस्या चल रही है तो मरीज़ से पूछा जाता है कि कभी पाँव सुन तो नहीं पड़ते, जैसे सियाटिका का पेन बोलते हैं, उस तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। इस तरह से मरीज़ को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि इसको क्या समस्या होगी और उसके हिसाब से आगे समाधान सोचते हैं और फिर रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशंस भी कराई जाती हैं जिनमें एक्सरे MRI इम्पॉर्टेंट रहते हैं। तो कॉमनली आप कह रहे हैं कि मसल का प्रॉब्लम, डिस्क का प्रॉब्लम, सियाटिका पेन हो सकते हैं। कुछ ऐसे अनकॉमन कारण भी हैं जिसके बारे में मरीज़ को ध्यान रखना चाहिए? अनकॉमन कारण भी होते हैं, जैसे इन्फेक्शंस होती हैं, रीढ़ की हड्डी में पस पड़ सकती है या टीबी हो सकती है। दो थोड़े रेयर कारण हैं, लेकिन हाँ, हमारे बैक ऑफ माइंड हम वो भी रखते हैं कि ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसके कारण ये सब चले। बाकी ट्यूमर्स भी हैं जो हो सकते हैं इस एरिया में एंड उसके बारे में भी सोचा जाता है, पर जो कॉमन कॉजेज़ हैं वो ज़्यादातर मसल रिलेटेड ही होते हैं और या फिर सियाटिका पेन जैसे मरीज प्रेजेंट करता है तो सबसे पहले उनके बारे में सोचते हैं। मतलब कॉमन कॉजेज़ फर्स्ट, रेयर कॉजेज़ लास्ट, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो जैसे तो कमर दर्द जैसी छोटी चीज़ भी इसका मतलब इग्नोर नहीं करनी चाहिए, इग्नोर नहीं करनी चाहिए, मेडिकल सलाह लेनी चाहिए। तो जब मरीज़ आपके पास ओपीडी में आता है और वो बोल रहा है मुझे कमर दर्द है, किसी को 3 महीने से हो सकती है, किसी को 6 महीने से, तो आप इनिशियल मैनेजमेंट उसकी कैसे करते हैं? सबसे इम्पॉर्टेंट मैम हिस्ट्री टेकिंग ही है। कितने दिनों से दर्द हुआ, किस तरह से दर्द शुरू हुआ। अगर क्लियर है कि कोई झटका या चोट लगने के बाद ही दर्द शुरू हुआ तो हम सीधा उस हिसाब से एक्सरे या MRI करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन अगर लगे कि लंबा दर्द चल रहा है और बैड पोस्चरिंग के कारण, स्पेशली बच्चे जैसे 15 या 17 साल के बच्चे होते हैं, आगे झुक के पढ़ाई करने के टाइम में बहुत आते हैं कि हमें कमर में दर्द शुरू हो गया, उनको सिर्फ पोस्चर ठीक करा और वो ठीक हो जाते हैं। ऐसे ही फीमेल्स 30-40s वाली आती हैं जो कि अभी मसल्स उनकी कमर कमज़ोर चल रही है, उसके कारण वो आगे झुक के चलती हैं और उस एज ग्रुप में भी कमर के दर्द बहुत है। ये लोग सिर्फ थोड़ी सी मसल रिलैक्सेंट्स और सिर्फ थोड़ी सी एक्सरसाइज एंड बिल्कुल माइनर सी इंटरवेंशन से ही आराम से ठीक हो सकते हैं। लेकिन जब भी कमर का दर्द ज़रूरत से ज़्यादा हो, हमेशा स्पेशलिस्ट के सलाह लेनी ज़रूरी है। घर पे ट्रीटमेंट करना कोई अच्छी बात नहीं है इसके लिए, क्योंकि हमने बहुत ही बुरी चीज़ें भी देखी हुई हैं जो कमर के दर्द से निकल सकती हैं और निगलेक्ट होती रहती हैं घर में रखी हुई। तो जब इनिशियल जैसे आपने बोला थोड़ा एनाल्जेसिक्स, एंटी इन्फ्लेमेटरी, मसल रिलैक्सेंट, फिजियोथेरेपी, जब इन चीज़ों से भी मरीज़ बिल्कुल वैसे कर रहा है जैसे आप सलाह दे रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है मुझे फिर भी कमर का दर्द है, टांगों में जा रहा है, फिर आपका मैनेजमेंट कैसे? इसमें मैम कुछ पेशेंट्स होते हैं जो इनिशियली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट मेथड्स, मतलब हमारी दवाइयाँ, रेस्ट, फिजियोथेरेपी, गर्म पानी की सिकाई, इन सब से काफ़ी लोग इम्प्रूव कर देते हैं। 2 या 3 हफ्ते हम देते हैं इम्प्रूव करने के लिए। और कुछ पेशेंट्स एक्सट्रीम
स्पेक्ट्रम पे होते हैं जो इतने परेशान हैं या इतनी बड़ी डिस्क आई है एमआरआई में कि आपको अभी के अभी सर्जरी के बारे में सोचना है। पर जो बीच के पेशेंट्स हैं जो बिल्कुल ठीक भी नहीं हो रहे और बिल्कुल ख़राब भी नहीं है कि सर्जरी के बारे में सोचना पड़ रहा है, ये पेशेंट्स कुछ ऐसे होते हैं जिनमें हम स्पेसिफिक कुछ इंटरवेंशंस कर सकते हैं जो पेन मेडिसिन के द्वारा की जाती हैं। डिपार्टमेंट ऑफ पेन मेडिसिन डॉक्टर आंचल के साथ हमारे पास है और ये कुछ इंटरवेंशन की जाती हैं, जैसे रूट ब्लॉक्स दे देना। जो नसें परेशान कर रही हैं उसमें वहाँ पे जाके कंप्यूटर में देखते हुए उसी को सुन कर दिया जाए ताकि मरीज़ का पेन भी ठीक हो जाए और हमें पता भी चल जाए कि यही स्पेसिफिक कारण है दर्द का और कोई कारण नहीं है। और कुछ वैसे होते हैं कॉर्डल एपिड्यूरल इंजेक्शंस, उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ता है इन चीज़ों में। तो जो बीच के पेशेंट्स हैं ना बिल्कुल ठीक हो रहे हैं ना बिल्कुल अभी के अभी सर्जरी की ज़रूरत है, उनको हम इन चीज़ों से काफ़ी अच्छे से मैनेज कर सकते हैं और पेशेंट्स कभी कभी वापस भी नहीं आते सर्जरी कराने के लिए अगर इतना अच्छा पेन रिलीफ मिल जाता है उन पेशेंट्स को। तो जब ये इंटरवेंशंस हम करते हैं, आप मेरे पास पेशेंट भेजते हैं, मैं इंटरवेंशन करती हूँ, तो पेशेंट आपके पास भी आते हैं फॉलोअप के लिए, तो आपको कोई ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफ़ेक्ट्स या दिक्कतें उनमें दिखाई देती हैं? नहीं मैम, बल्कि ये पेशेंट्स वो ही होते हैं जिनको हम चाहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट्स ना हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट का किडनी या लीवर थोड़ा ख़राब चल रहा है और हम उनको स्ट्रॉन्ग पेन किलर्स नहीं दे सकते, तो हम चाहते हैं कि उनको पेन मेडिसिन में भेजा जाए ताकि उनको इंजेक्शन से ही ठीक किया जाए रादर देन सर्जरी। या फिर कभी कभी इनफिट पेशेंट भी होते हैं जो मेडिकल इतने कॉम्प्रोमाइज्ड हैं कि आप सर्जरी सोच भी नहीं सकते उनकी, तो ऐसे पेशेंट्स को पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट के पास ही भेज के हम ठीक कराने की कोशिश करते हैं। तो हमने कंजर्वेटिव मैनेजमेंट की बात की, दवाइयाँ, फिजिकल थेरेपी, कुछ इंटरवेंशंस की बात की, तो आप उन पेशेंट्स के बारे में बताइए जो जिनको सर्जरी ज़रूर स्पाइन की करानी चाहिए। मैम अगर बहुत बड़ी डिस्क है, मतलब मेरे हिसाब से दो मेन कारण हैं जब सर्जरी होनी ही चाहिए। एक, जब डिस्क बहुत ही बड़ी है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब ख़राब होगी ही होगी, ऐसे में हम वेट एंड वॉच नहीं कर सकते। एक ज्वालामुखी पे बैठे रहने वाली बात है कि आप छोड़ दीजिए और कभी भी मरीज़ फिर इमरजेंसी में आएगा कि मेरे हाथ पाँव सुन पड़ गए, ऐसे वाले मरीज़ों को। और दूसरा जैसे बताया कि अगर हाथ पाँव ऑलरेडी सुन पड़ रहे हैं तो उसमें हम बोलते हैं कि थोड़ा जल्दी इंटरवेंशन की जाए, सर्जरी जल्दी की जाए। ऐसे को निगलेक्ट करना अच्छी बात नहीं होती और फिर वो लकवा परमानेंट भी हो सकता है, नर्व्स का डैमेज परमानेंट भी हो सकता है, वी नेवर नो। हम सर्जरी में सिर्फ नसों को दबाव हटा सकते हैं, लेकिन नसों को रिकवर करना, रिवाइव करना अभी भी मेडिकल साइंस ने शायद इतनी तरक्की की नहीं है, तो उसमें हमें यही है कि जल्दी किया जाए तो अच्छा रहता है। तो कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं जिसमें मरीज़ सबसे पहले सर्जरी के बारे में ही सोचे अच्छा है, जैसे कि आपने बताया सुन पड़ जाना या फिर लकवा हो जाना। प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, मतलब लकवा या सुनपना आ गया है शरीर में, वो बढ़ता जा रहा है, ये रेड फ्लैग है। अगर स्पेशली ये चीज़ 60+ वाले एज ग्रुप में है तो ये तो बिल्कुल ही रेड फ्लैग है कि ये आपको सोचना ही नहीं है सेकंड चीज़ों के बारे में, अनलेस कि मरीज़ मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है या कुछ और कर ही नहीं सकते। एंड थर्ड पेशेंट होते हैं जिनमें डिस्क इतनी बड़ी है कि पेन मैनेज हो ही नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, और आपको पता है कि अब अगर आप सर्जरी समय पे नहीं करेंगे तो किसी समय ये इमरजेंसी में आएंगे कि मेरा पेशाब रुक गया या हाथ पाँव सुन पड़ गए परमानेंटली। तो ऐसे मरीजों को हम बोलते हैं अब सर्जरी के बारे में डायरेक्ट सोचिए। पर उनमें भी कुछ कैटेगरी के पेशेंट्स होते हैं जो कि कभी कभी सर्जरी नहीं करवा सकते बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस, तो उसमें फिर पेन मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल हो जाता है। तो कितना एक कमर का दर्द ही कितने ज़्यादा स्पेक्ट्रम ऑफ ट्रीटमेंट कई बार डिज़र्व करता है। कई बार कुछ लोग सिर्फ दवाइयों और फिजिकल थेरेपी से ठीक हो जाते हैं, लेकिन अगर घर पे ही आप पेन किलर खाते रह रहे हैं और आपका दर्द नहीं जा रहा है तो आई थिंक इट्स टाइम कि आप हॉस्पिटल में बिल्कुल मैम, कमर का दर्द इतने साल प्रैक्टिस में हमने देखा कैसे भी प्रेजेंट कर सकता है, इतनी ख़राब बीमारियाँ भी हमने देखी हैं, तो निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। मे बी फर्स्ट टाइम जैसे एक दिन हुआ, आप शाम को कोई लोकल पेन किलर खा सकते हैं, लेकिन अगर वो 2 दिन से ज़्यादा परेशान कर रहा है तो आपको ज़रूर चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। घर पे मैनेज करना कोई अच्छा काम नहीं। तो आप कुछ ऐसे प्रिकॉशंस हमारे पेशेंट्स को एडवाइस करना चाहेंगे कि अगर अभी उन्हें कमर में दर्द नहीं है लेकिन अपनी डे टू डे लाइफ में वो क्या प्रिकॉशंस यूज़ करें कि उन्हें कमर का दर्द हो ही ना? जी मैम, डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप नियमित व्यायाम करते रहें, स्पेशली अपर बैक और लोअर बैक जो हमारा कोर मसल्स हैं उनको स्ट्रेंथन रखें। आप कितनी एक्सरसाइज मिल जाएंगी आपको कोर मसल्स के लिए, वो ज़रूरी है करना। और सेकंड सबसे इम्पॉर्टेंट बात है
कि आप अगर मसल्स स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और किसी समय दर्द होता है तो वहीं पे रुक जाइए, ज़बरदस्ती मत करिए शरीर के साथ। हमेशा मरीज़ ज़बरदस्ती करते हैं शरीर के साथ, तभी वो झटका या फिर चूक बोल देते हैं कमर में आ गई, उसके कारण ही वो प्रॉब्लम शुरू होती हैं सारी की सारी। और एक बार लिगामेंट्स कमर के गिव अवे कर गए फिर वो दिक्कतें बढ़ती ही बढ़ती हैं किसी न किसी तरीके से। तो मसल स्टोन रखिए, बनाए रखिए, एक्सरसाइज करते रहिए और कमर की कुछ एक्सरसाइज करते रहिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है इसके अंदर। तो आपने स्टार्टिंग में बताया था जैसे पोस्चर अच्छा रखिए, बिल्कुल, एक्सरसाइज करना, लंबर सपोर्ट जिनको ज़रूरी है, मसल्स की टोन इंपॉर्टेंट है, मसल्स की टोन को इंक्रीज करना है आपको, एंड लोअर बैक की टोन सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारा पूरा शरीर उसी के ऊपर ही खड़ा हुआ है, तो हमें लोअर बैक की मसल्स की टोन बना के रखनी है। और जैसे जैसे हम एज करते हैं ऐसे ऐसे वो टोन अपने आप कम भी होती चली जाती है। हर 10 साल पे जो टोन है 1 डिग्री 1 पावर कम होती है, तो हमारे लिए और इम्पॉर्टेंट है। जैसे जैसे एज करते हैं तो ये चीज़ और बढ़ जाती है। दो हम ये कहेंगे कि जैसे जैसे एजिंग बढ़ती है तो मसल्स तो कमज़ोर पड़ती हैं, पर हमें वही तो ध्यान रखना है, हमें मसल्स को और वर्कआउट करना है ताकि मसल्स की टोन ख़त्म ना हो। तो जिसकी जितनी ज़्यादा एज है उसको उतना ही अपनी सेहत का ज़्यादा ध्यान रखना है। बिल्कुल मैम, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है। तो आपने देखा, हमने डॉक्टर अंशुल जो यहाँ पे स्पाइन और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं उनसे बात की। आपने लो बैक पेन को बिल्कुल भी इग्नोर मत कीजिए, उसके बहुत सिंपल मेडिसिन से लेके इंटरवेंशन तक बहुत सारा रेंज ऑफ ट्रीटमेंट है। तो अगर, और मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि पेन अगर आपकी बॉडी में आया है तो वो कुछ इंडिकेट कर रहा है कि अंदर कुछ रॉन्ग है। उसे इग्नोर कर देना या सिर्फ पेन किलर खाकर ख़त्म करते रहना रोज़ के रोज़, वो बहुत ही गलत है। आप इन्वेस्टिगेट कराइए कि आपको दर्द हो क्यों रहा है कम से कम, और वो एक डॉक्टर ही कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन से। थैंक यू सो मच।